चलिए, इससे पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका था स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर। उसमें बात हुई थी स्वच्छता किसे कहते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है, सार्वजनिक स्वच्छता क्या होती है। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के साथ साथ हम कौन सा प्रयास कर सकते हैं या समुदाय कौन सा प्रयास कर सकता है जिसके द्वारा स्वच्छता बनी रह सकती है और आसपास गंदगी के साथ साथ रोगों से बचा जा सकता है और हम पर्यावरण के लिए भी कुछ सहयोग कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कहा जाता है कि पेट्रोल डीजल से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड निकलता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के गैस निकलते रहते हैं। जैसे चूल्हा जलता है, चूल्हे में देखिए जो धुआं बहुत निकलता रहता है, इससे भी कम से कम प्रयोग किया जाए। इसके बाद होता है जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, इंजेक्शन निकलता है, प्लास्टिक निकलता है और विभिन्न प्रकार के प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि जो भी चीज़ लगाई जाती है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें निकलती हैं। इनको सरकार द्वारा क्या कहा गया, कचरा निस्तारण के लिए उपकरण लगाए गए हैं। इसी प्रकार से जल के सिंचाई में या कीटनाशक रसायनों का प्रयोग कृषि में कम से कम करके या पशुओं को नहरों में, तालाबों में, जलाशयों में क्या करके नहला करके यानी कि उससे दूर रखना चाहिए जिससे पानी पीने के लिए प्रयोग किया जा सके या अन्य प्रकार की चीज़ों में। इसी प्रकार से अन्य चीज़ें हैं जो हम सहयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेट्रोल डीजल से निकलने वाले वाहनों का कम से कम प्रयोग करके हम वायु में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को बढ़ने से रोक सकते हैं। यानी कि हम कम दूरी है तो पैदल जा करके या साइकिल के द्वारा चले जाएं, जिससे हम वातावरण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। फिर अगला दिया हुआ धुआं रहित चूल्हे का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम आप लकड़ी, कंडा या कोयला जलाते हैं तो उसमें धुआं बहुत निकलता है। उसके लिए आजकल कौन सा आ गया है, सिलेंडर आ गया, उसको जलाना चाहिए या कम से कम जिसमें धुआं निकलता है उस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। फिर है अस्पतालों में प्रयुक्त अपशिष्ट मेडिकल कचरा। मेडिकल कचरा का मतलब होता है जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पॉलीथीन है, पैकेट है या बैंडेज है, इंजेक्शन है। इस प्रकार की जो चीज़ें होते हैं उसे हम मेडिकल कचरा कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडिकल कचरा कहते हैं। इस कचरा को निष्ठान भट्ठी में जलाकर नष्ट करके वातावरण को अपशिष्ट पदार्थों से बचाया जा सकता है। इसी कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी व सरकारी अस्पतालों में मेडिकल कचरा जलाने की भट्ठी लगाना अनिवार्य कर दिया है। फिर दिया हुआ खेतों में कम से कम कीटनाशक रसायनों का प्रयोग करके, यानी कि जो कीटनाशक रसायनों का हम अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं उसको हम कम से कम प्रयोग करें। फिर नेक्स्ट दिया हुआ सार्वजनिक खाली भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहिए। यानी कि जहाँ पर सार्वजनिक जगह है वहाँ पर अगर जगह खाली है तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। फिर इसके बाद दिया हुआ है सार्वजनिक कूड़ा घरों का निर्माण, घूर गड्ढा का निर्माण करना चाहिए। यानी कि गांव घर में है या शहर में है तो कूड़ा घर का निर्माण होना चाहिए, कूड़ गड्ढों का निर्माण होना चाहिए, जिससे क्या है इधर उधर कूड़ा न फेंका जाए और उस गड्ढे में डाला जाए और वातावरण को शुद्ध रखा जा सके। फिर आता है नेक्स्ट हमारा स्वच्छता एवं सफाई के लिए समुदाय से मिलकर जन जागरण अभियान चलाकर। जन जागरण अभियान का मतलब होता है जब पूरा समुदाय एक साथ जागरूक होगा, सारे लोग एक साथ जागरूक के होने के साथ साथ आपस में भाईचारे के साथ साथ क्या करें, साफ सफाई करें तो गली मोहल्ला और घर सारी चीज़ें साफ रहेंगी और इसका जन जागरण अभियान चलाना चाहिए। फिर इसके बाद आता है जलाशयों, तालाबों, नहरों में पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए और उसके आसपास लैट्रिन या शौचालय नहीं भी करना चाहिए, यानी खुले वातावरण में शौचालय भी नहीं करना चाहिए, जिससे क्या है कि वहाँ का वातावरण साफ रहे और शुद्ध रहे। फिर इसके बाद आता है हैंड पाइप के आसपास गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। जो हैंड पंप लगा होता है वहाँ पर पानी इकट्ठा होता रहता है और गंदगी होती रहती है, वहाँ पर साफ़ सफाई रहना चाहिए, जिससे वहाँ का पानी क्या हो, दूषित ना हो, कचरा ना हो, जिसके कारण से कीचड़ ना हो, जिसके कारण से क्या वहाँ पर कोई वायरस बैक्टीरिया उपज ना सके। फिर इसके बाद आता है हमें प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग से बचना चाहिए। हमें प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग से बचने का मतलब है हम अपने आसपास देखते हैं, जहाँ पर भी देखते हैं सबसे अधिक कूड़ा जो दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है, प्लास्टिक दिखाई देता है। इससे हमें बचना चाहिए और हमें बाज़ार जाने के वक्त क्या करना चाहिए, बैग या झोले का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हम निम्नलिखित प्रयासों के द्वारा भी हम अपने परिवेश को स्वच्छ वातावरण में परिवर्तित कर सकते, बना सकते हैं। स्वच्छता का महत्व, यानी कि स्वच्छता का महत्व क्या है।
हम आप जानते हैं स्वच्छता का महत्व हमारे जीवन में उतना ही है जितना कि भोजन। जिस प्रकार से भोजन के बिना हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से बिना स्वच्छता के भी हमारा जीवन संभव नहीं है। जिस प्रकार से भोजन की कमी से हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार की स्वच्छता की कमी के कारण से क्या होगा, हमारा शरीर दुर्बल और अस्वस्थ यानी कि कई बीमारियां हो जाएंगी। चलिए आइए देखते हैं स्वच्छता एवं सफाई का महत्व। स्वच्छता एवं सफाई महत्व, सफाई का महत्व देखते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण के साथ साथ स्वच्छता भी समान रूप से आवश्यक है, यानी कि समान रूप से दोनों आवश्यक है। जिस प्रकार पोषण के अभाव में भी हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है, दूषित जल एवं गंदे वातावरण में अनेकों हानिकारक जीव जंतु, जैसे हम आप जानते हैं कि मक्खी है, मच्छर है, मटमल है, चूहे व सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु इत्यादि पनपते हैं। यानी कि जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीवाणु कीटाणु पनप जाएंगे और विभिन्न प्रकार के गैसें निकलती रहती है और गंदा होता रहता है, जो हमारे शरीर में मलेरिया, फाइलेरिया, पीलिया, हैजा, डायरिया, दस्त, प्लेग जैसी बीमारियां फैलाते हैं। शरीर को अच्छी तरह से साफ न करने से शरीर में अनेक कीटाणु मतलब कई प्रकार के जीवाणु पनप सकते हैं, जिनसे संक्रमण हो सकता है। संक्रमण मतलब होता है बीमारियां। गंदे हाथों से भोजन करने पर कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश करके हमें बीमार कर सकते हैं। हम आप जानते हैं गंदा हाथ होता है, खा लेते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिनके कारण से पेट हमारा दर्द करता है और ख़राब रहता है। इसलिए हमें व्यक्तिगत स्वच्छता के व अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से हम शौचालय का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? शौचालय का प्रयोग करें। शौचालय के प्रयोग से क्या है, शौचालय का प्रयोग एवं महत्व। शौचालय के प्रयोग, खुले के वातावरण में शौचालय नहीं जाना चाहिए, शौच के लिए नहीं जाना चाहिए। शौच के लिए सदैव शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। शौच के लिए क्या करना चाहिए, हमें सदैव शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वच्छ मग व पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। शौच से पहले व बाद में शौचालय सीट में क्या होना चाहिए, पानी अच्छी तरह से डालना चाहिए, जिससे वो क्या हो जाए, साफ हो जाए। और शौचालय में नंगे पैर नहीं जाना चाहिए, यानी कि शौचालय में जब भी हम जाएं तो नंगे पैर नहीं जाना चाहिए, पैर चप्पल पहने होना चाहिए। फिर इसके बाद है शौचालय के बाद अच्छी प्रकार से हाथ पैर को धोना चाहिए। अच्छी प्रकार का मतलब होता है कि अच्छे तरह से हाथ पैर को रगड़ करके, मल करके और साबुन लगा करके साफ करना चाहिए। इस प्रकार से हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं शौचालय की स्वच्छता हेतु ध्यान देने योग्य बातें, यानी कि शौचालय को हमें कैसे ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ बातों का ध्यान रखना है, इस चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के लिए शोक पिट की व्यवस्था होनी चाहिए। शोक पिट का मतलब होता है जो गड्ढा खोदा जाता है, जिसमें हम आप शौचालय में जाते हैं तो पानी और शौच के बाद जो व्यवस्था होती है वो उस गड्ढे में व्यवस्थित हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, शोक पीट कहते हैं। क्या कहते हैं, शोक पीट कहते हैं। और शौचालय में कुंडी युक्त क्या होना चाहिए, दरवाजे लगे होने चाहिए। जो शौचालय हो उसमें कुंडी युक्त क्या होना चाहिए, दरवाजे लगे होने चाहिए। बाल्टी या मग यथा स्थान पर रखा होना चाहिए, इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। अगला दिया हुआ है कि शौचालय की प्रत्येक सप्ताह, यानी कि प्रत्येक सप्ताह साफ सफाई होती रहनी चाहिए, क्योंकि गंदा नहीं होना चाहिए। जैसे गंदे हो जाएंगे तो क्या होगा, उसमें बैक्टीरिया और वायरस का प्रकोप बढ़ जाएगा और हम आपको असुविधा हो जाएगी। तो शौचालय के प्रत्येक सप्ताह उत्तम कीटनाशक पदार्थों द्वारा सफाई करनी चाहिए। सीवर या शोक पिट को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, यानी कि शोक पिट या गड्ढा जो होता है वो अगर भर जाए, भरने से पहले उसे हमें क्या करना चाहिए, समय समय पर खाली कर लेना चाहिए और उसका उपयोग अन्य चीज़ों में कर लेना चाहिए। दूसरा काम दिया हुआ है कि सीवर या शोक पिट को समय समय पर क्या करना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए। फिर इसके बाद आता है खुले में शौच करने के दुष्प्रभाव। हम आप जानते हैं कि जो खुले में शौच जाते हैं, उस शौचालय के बाद क्या होता है, बाहर पड़े रहते हैं तो कीड़े मकोड़े पैरों में या पानी में
बह जाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, पानी दूषित हो जाता है, वातावरण दूषित होता रहता है। और एक स्थान से यानी कि पैरों के द्वारा जानवरों के, आदमी के, पशु पक्षियों से एक स्थान से क्या होता है दूसरे स्थान पर चिपक करके चले जाते हैं, जिसके द्वारा क्या है कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं और वातावरण भी गंदा होता है। इसलिए खुले में शौच नहीं करना चाहिए। इसके दुष्प्रभाव को हम देखते हैं। खुले में शौच करने के दुष्प्रभाव। वर्तमान समय में भारत की लगभग आधी आबादी ये नहीं जानती कि खुले में शौच जाने से न सिर्फ उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता बल्कि वातावरण। अभी हम क्या बता रहे थे कि वातावरण का मतलब होता है जहाँ हम आप रहते हैं। ये जो पूरा वातावरण का मतलब है पृथ्वी और आकाश के बीच का जो क्षेत्र होता है और जहाँ हम आसपास रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं, भी दूषित होता है। खुले में शौच मानव जीवन के स्वास्थ्य को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करता है। वो निम्नलिखित प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारण हैं, उसको हम देखते हैं। जल स्रोतों में संक्रमण होता है। जल स्रोतों में यानी कि जो बाहर शौच करने जाते हैं वो कहीं न कहीं पड़े रहते हैं, वो पानी के बह करके यानी कि बरसात के दिनों में या ऐसे आसपास लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्था होती है। खुले में शौच जल स्रोतों को संक्रमण होता है, जिसके कारण इनका पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। यानी कि जो पानी पीते हैं जानवर या पशु पक्षी पीते हैं वो क्या होते हैं, इससे दूषित हो जाते हैं। मनुष्य को क्रम संबंधी रोग हो सकता है। क्रम संबंधी मतलब वो जो पेट में कीड़े होते हैं उसके क्या होते हैं, संबंधी रोग हो जाते हैं। खास तौर पर बच्चों के स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है, जिससे उनके पेटों में कीड़े हो जाते हैं और पेट दर्द करता रहता है और बार बार दस्त होते रहते हैं। फिर आता सड़क किनारे तथा झाड़ियों के बीच शौच करते समय सांप तथा कीड़ों के भाग का डर बना रहता है। यानी कि जब आप शौच करने जाते हैं खुले में तो आप किसी झाड़ी झंखाड़ में या ऐसे स्थानों पर व्यवस्था करते हैं जहाँ पर आपको कोई देखे ना, वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर सांप और बिच्छू डंक मारने या कीड़े मकोड़ों को काटने की डर सदैव बना रहता है। दूसरा काम है कि बरसात के मौसम में बाहर शौच करने से संक्रमण अधिक बढ़ जाता है। यानी कि बरसात के दिनों में अगर आप बाहर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या होता है, पानी के द्वारा पैरों में तथा जो पानी बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान तालाब जलाशय या नदी में जाते हैं उसके मल मूत्र बह करके क्या होता है, तालाब जलाशयों में मिल करके जल को दूषित कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है घरों में शौचालय न होने से महिलाओं लड़कियों में खुले में जाना पड़ता है, जो उनको असहज व असुरक्षित होता है। यानी कि जिन घरों में शौचालय नहीं होते हैं उनकी महिलाएं तथा जो बच्चियां होती हैं, जो बालिकाएं होती हैं, उनको असहज स्थिति का प्रभाव दिखाई देता है और वो आसानी यानी कि असहज हो जाते हैं और असुरक्षित रहती हैं। इसलिए घरों में शौचालय होना आवश्यक है और उसका प्रयोग किया जाए। इस प्रकार से खुले में शौच करने के दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम शौचालय बनाने के फायदे। यानी कि हम आप जानते हैं कि शौचालय बनाने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात है कि शौचालय बनाने से हमें विभिन्न प्रकार के लाभ हैं, जिसमें से मुख्य लाभ है कि सबसे पहले कि महिलाएं, बच्चों को या बुजुर्ग को क्या है, बीमार को आसानी से पेट दर्द होने पर तत्काल शौचालय की व्यवस्था हो जाती है शौच जाने के लिए। दूसरा काम यह है कि शौचालय के प्रयोग से क्या होता है, गंदगी नहीं फैलती है और बीमारियों का प्रकोप भी कम होगा। और साथ साथ हम देखते हैं महिलाओं की सुरक्षा बनी रहती है। यानी कि महिलाओं को हम जानते हैं कि बाहर जाने पर क्या होता है, अक्सर घटनाएं सुनी जाती हैं कि छेड़छाड़ हो गया या कोई घटना घटती है तो इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था मिल जाती है। दूसरी व्यवस्था है कि शौचालय के प्रयोग से अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। यानी कि जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाव हो सकता है। और दूसरी बात है जो बुजुर्ग होते हैं और बीमार होते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक होती है। फिर इसके बाद आता है स्वच्छ भारत के लिए किए जा रहे जागरूकता अभियान। हम आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आजकल एक कदम स्वच्छता की ओर का एक प्रचार चल रहा है। साथ साथ हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है स्वच्छता के लिए कई विशेष अभियान चलाए। और साथ साथ हम आप देखते हैं कि इस समय गाँव में, शहरों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनते हैं, सामुदायिक
शौचालय बनते हैं। तो सामुदायिक शौचालय जो बनते हैं इसका मतलब है कि हमारा पेट खराब होता है, दर्द होता है, तो हम सामुदायिक शौचालय का प्रयोग कर लेते हैं। घर पर है तो अपने स्वयं का शौचालय का प्रयोग करते हैं। लेकिन भारत में खुले में शौच मुक्त कराने के लिए शौचालय की प्रत्येक घर में व्यवस्था हो जाए, इसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था किया हुआ है, जिसमें वो 12,000 रुपये सरकार देती है, जो केंद्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित होती है। और प्रत्येक घर में एक शौचालय हो जाए और खुले में शौच मुक्त हो जाए। यानी कि आप देखे होंगे गांव में जाते हैं तो लिखा रहता है खुले में शौच मुक्त ग्राम सभा। लेकिन क्या होता है कि यहाँ जो व्यवस्थाएं चलती हैं, सारे लोग लैट्रिन तो बनवा लिए, शौचालय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बाहर ही लोटा लेकर के, डिब्बा लेकर के बाहर जाते आते दिखाई देते हैं और वहीं पर लैट्रिन करते हैं, गंदगी करते हैं, जहाँ पर हम आप बार बार आते जाते हैं। इस प्रकार से शौचालय का शुद्ध प्रयोग नहीं हो पा रहा है। इसके लिए भी अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी चाहिए। इसके लिए सरकार ने प्रयास किया, वहाँ पर टोका टाकी करते हैं, बाद में पकड़ा जाता है, पूरे गांव में सभा किया जाता है, लेकिन उसका भी प्रयोग अभी उतने स्तर पर नहीं हो पाया जिस स्तर पर होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम आप और प्रत्येक व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तब तक इसमें सफलता नहीं मिलेगी। किसी को समझाने और बताने पर भी वो मानने को तैयार नहीं होता है। उसके लिए कुछ ना कुछ कड़ा कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वच्छ भारत के लिए किए जा रहे जागरूकता अभियान में क्या है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सरकारी योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण योजना, उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण योजना 2017 से 18 में शुरू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य है पूरे उत्तर प्रदेश में खुले से शौच मुक्त कराना। यानी खुले से शौच मुक्त कराना था, जो कि लगभग सभी ग्राम स्तर पर प्रत्येक घर में शौचालय बन गया, लेकिन अभी खुले में शौच मुक्त नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ की आदत बहुत ही गंदी है, लोग इसको समझने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। प्रत्येक परिवार को शौचालय बना रही है, जिसमें 12,000 रुपये की राशि शौचालय हेतु दिया जा रहा है। समय समय पर केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम चलाए भी जा रहे हैं, जिसमें है CRSP और पूर्ण स्वच्छता अभियान। पूर्ण स्वच्छता अभियान को शॉर्टकट में कहते हैं TSC। इसी प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे गांव घर शहर और सारा वातावरण स्वच्छ हो जाए, सुंदर हो जाए। इसीलिए शहरों में एक कंपटीशन अब करा दिया गया, कौन सा नंबर 1 स्वच्छता में है। हर एक महीने एक आंकड़ा निकलता रहता है, उस पर भी कार्य चल रहा है। और स्वच्छ भारत मिशन के साथ साथ गांव में भी ये व्यवस्था किया गया है कि स्वच्छता अभियान चलाया जाओ। प्रत्येक ग्राम सभा पर एक कर्मी यानी कि सफाई कर्मी की व्यवस्था किया गया है, जिससे गांव भी स्वच्छ और सुंदर हो सके। और साथ साथ हैंडपंप जल निकासी की व्यवस्था कराई जा रही है, होती रहती है। साथ साथ हम देखते हैं कि विश्व शौचालय दिवस, जो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है कुछ और भी जानते हैं, यानी कुछ जाने का मतलब होता है कुछ रोग होते हैं जो मच्छरों के द्वारा फैलते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है एनाफ्लीज। हम आप जानते हैं ये एनाफ्लीज जो होता है ये मच्छर के काटने से होता है। किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। इससे पीड़ित रोगियों को क्या होता है? ठंड के साथ तेज बुखार हो जाता है, यानी कि बहुत ठंडी लगती है, उसके काट से तेज बुखार हो जाता है, जिसे मलेरिया कहते हैं। ये किसके द्वारा होता है? एनाफ्लीज नामक मच्छर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एनाफ्लीज नामक मच्छर के द्वारा होता है, जिसे मलेरिया कहते हैं। ये रोगी को क्या होता है? बहुत ठंड के साथ इसको तेज बुखार हो जाता है। फिर इसी तरह आता है एडिस एजिप्टी नामक मच्छर जो होता है, इसके काटने से डेंगू व चिकनगुनिया हो जाता है। क्या हो जाता है? डेंगू व चिकनगुनिया हो जाता है। इससे डेंगू के रोगी को तेज बुखार के साथ साथ क्या होता है? सिर में दर्द होता है, साथ ही शरीर पर लाल रंग के चकत्ते भी पड़ जाते हैं, यानी कि लाल उसके शरीर पर चकत्ते भी हो जाते हैं। चिकनगुनिया से पीड़ित रोगी को बुखार के साथ साथ जोड़ों में तेज दर्द होता है, यानी कि जो जोड़े होते हैं, घुटने होते हैं, उनमें बहुत अधिक तेज दर्द हो जाता है। ये
चिकनगुनिया में होता है। एजिड मच्छर के द्वारा बताया गया था कि डेंगू हो जाता है। डेंगू और चिकनगुनिया एडीज एजिप्टी के मच्छर के काटने से होता है। फिर इसके बाद आता है जापानी मस्तिष्क ज्वर। जापानी मस्तिष्क ज्वर जो होता है ये विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है तथा यह एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम जीवाणु, विषाणु तथा कवक द्वारा फैलते हैं। यानी कि इसमें जीवाणु भी होता है, विषाणु भी होता है और कवक भी पाया जाता है, इसके द्वारा हो जाता है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम जीवाणु। फिर इसके बाद आता है विषाणु तथा कवक द्वारा फैलते हैं। इस रोग के लक्षण तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, चिड़चिड़ापन, मुंह से झाग निकलना आदि होता है। यानी कि हमने देखा कि जो एनाफिलीज मच्छर होता है उसके काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। जो एडीज एजिप्टी मच्छर होता है इसके काटने से डेंगू एवं चिकनगुनिया हो जाता है। इसके बाद जापानी मस्तिष्क जो होता है विषाणु द्वारा होता है तथा एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम जीवाणु द्वारा होता है, जिसमें विषाणु तथा कवक द्वारा फैलते हैं। इसके द्वारा बताया गया सिर दर्द होता है, उल्टी आती है, चिड़चिड़ापन होता है और मुंह से झाग निकलने लगती है। इस प्रकार से इस तरह के रोग हो जाते हैं। यदि गंदगी रहती है, आसपास पानी भरा रहता है तो इस प्रकार के रोग होने की संभावना ज़्यादा अधिक होती है।